नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के टॉपिक नंबर 9 की क्लास में हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड COP27 कॉन्फ्रेंस। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग धैर्य के साथ क्लास में बने रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। अद्यतन विश्व का सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्राथमिकता वाले विषयों में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख स्थान रखता है। जलवायु एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे तत्वों को समाहित करके बना है और इसीलिए यह प्राकृतिक रूप में सदैव परिवर्तनशील रहता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या, इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या आता है। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक समृद्धि शास्त्र है। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय के लिए तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु, वर्षा, वायुमंडलीय कण तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी चरों के विभिन्नता के औसत प्रतिरूप का मानदंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वर्तमान पृथ्वी की व्यवस्था, वह चाहे जीव जंतुओं की व्यवस्था हो या मानवीय व्यवस्था हो, जलीय, स्थलीय, वानस्पतिक, सभी जलवायु का एक ही परिणाम है। और अगर जलवायुवीय तंत्रों में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होगा। वर्तमान व्यवस्था उतनी संवेदनशील है कि अगर वैश्विक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन हुआ तो समूचे पृथ्वी के संपूर्ण जैव और अजैव जगत का विनाश ही हो जाएगा। सामान्य तौर पर ये आम धारणा होती है कि जलवायु परिवर्तन त्वरित होता है, लेकिन ये सदा सत्य नहीं है। जुरैसिक युग में अचानक जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं, जिससे एकाएक जलवायु परिवर्तन से डायनासोर का सामूहिक विलोपन हुआ है। लेकिन ये हमेशा जो है सत्य नहीं होता है कि जलवायु परिवर्तन जब भी होगा वो एकाएक होगा। पिछली सदी का अंतिम दशक 1991 से 2000 विश्व के लिखित तापमान के इतिहास का सर्वाधिक गर्म दशक रहा है तथा वर्ष 2005 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। आज मानवीय क्रियाओं से वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसेज, तीव्र विकास, ओजोन क्षय आदि के परिणाम स्वरूप संभावित जल परिवर्तन की चिंता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मानवीय क्रियाओं से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में स्थानीय, प्रादेशिक और वैश्विक परिवर्तन होगा, जिसका परिणाम भयावह होगा। वैश्विक तापमान के कारण हिमानी एवं हिमकैंपों के पिघलने की दर में वृद्धि होगी, जिससे सागर तल में वृद्धि होगी और द्वीपीय देश जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या क्या है? वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपका ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण, जो ये 3 जो है मेन फैक्टर जलवायु परिवर्तन के हैं। मानव द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते क्या है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत मिलानकोविच ने दिए थे। यह सिद्धांत पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबद्ध है। इस सिद्धांत में प्रमुख अंग पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुवयन हैं। जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिमतत्व कहलाता है। जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन आदि में एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। आई स्कोर क्या है, ये मैंने अभी पहले बताया है। जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी करने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। विश्व का सर्वाधिक ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो है चीन। विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश भूटान को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
COP21 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन पेरिस में हुआ था। पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अगला है आपका हेडिंग जलवायु परिवर्तन के संकेतक। वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से लगभग 1880 से पृथ्वी के तह के तापमान का आकलन या मापन किया जा रहा है और यह निरंतर विकास की ओर जा रहा है। वर्तमान में यह स्थल और जलीय भागों को मिलाकर लगभग 1000 स्थानों का तापमान मापा जा रहा है। पृथ्वी के पिछले कालों में हुए जलवायु परिवर्तनों के प्रमाणों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बुरा जलवायु के संकेतक, जैविक संकेतक। इसके अंतर्गत है वानस्पतिक संकेतक। वानस्पतिक संकेतक में पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटॉप्स, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि। फिर सेकंड है इसमें प्राणीजात संकेतक, जिसमें प्राणीजात आते हैं, जीवाश्म और जंतुओं का वितरण है। फिर बुरा जलवायु के संकेतक के अंतर्गत ही है भौमिकीय संकेतक। इसमें है हिमानी से बने झीलों के अवसादों का निक्षेपण, कोयला अवसादी निक्षेप। मृदीय संकेतक उच्च अक्षांशों में हिमानियों के चिन्ह। ठीक है, फिर आपका आता है हिमीय संकेतक, इसी के अंतर्गत है। तो भूगर्भीय अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकट होना। विवर्तनिक संकेतक, इसमें आता है प्लेट विवर्तनिक की, जिसके अंतर्गत है ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण। फिर सेकंड है सागर तल में परिवर्तन। इसमें आता है बाढ़ अभिलेख और सूखा अभिलेख। ठीक है, 1970 के दशक में सुदूर संवेदन की शुरुआत हुई। उपग्रह सतह के यंत्रों से ज़्यादा विविधतापूर्वक तापमान का आकलन करते हैं। अब पृथ्वी द्वारा निष्कासित ऊर्जा को या ऊष्मा को पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो पार्थिव विकिरण ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पार्थिव विकिरण क्या होता है। ठीक है, यह विकिरण वायुमंडल में उपस्थित हरित गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल पर्याप्त गर्म हो जाता है। वर्तमान समय में मानवीय क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में हरित गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है। 1820 के प्रारंभ से ही पृथ्वी तथा वायुमंडल में हरित गृह गैसों के तापमान नियंत्रण की भूमिका को स्वीकार करने लगे थे, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करते हैं। ये गैसें पृथ्वी के समस्त जीवन प्रणाली हेतु पर्याप्त तापमान को बनाए रखती हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे और संवेदनशीलताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों की आजीविका पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता तथा स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। INCCA मतलब कि इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट में समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल, सिंचित फसलों में फसल पैदावार में कमी, पशुधन दबाव, दुग्ध उत्पादन में कमी, बाढ़ों में वृद्धि तथा मलेरिया के विस्तार के प्रभावों को चेतावनी दी गई है। भारत के जंगल भी जलवायु परिवर्तन की सक्रियता और विविधता के चलते वन के स्वरूप को बदलने वाले हो जाएंगे। फिर आपका आता है भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किए गए महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। भारत ने 2020 तक 2025 के स्तर पर 20 से 25% तक के इसके सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन सघनता कम करने के घरेलू लक्ष्य की घोषणा की है। कार्बन ट्रेडिंग, CDM का मतलब है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन सिंक आदि द्वारा वैश्विक तापन, कार्बन और
कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा रहा है। कार्बन टैक्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम 2005 में न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अलावा सभी राज्यों को भी राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन में वित्त पोषण के लिए भारत में उपलब्ध दो मुख्य माध्यम घरेलू साधन और अंतर्राष्ट्रीय साधन हैं। फिर आपका आता है जलवायु संरक्षण। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन हैं। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके तहत संपूर्ण ऊर्जा प्रयोग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैसे स्रोतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना है। इसके तहत वर्ष 2022 तक देश को 20,000 मेगावाट की सौर बिजली क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य था। ठीक है। इसका पहला चरण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से चल रहा है। इसमें 1,000 मेगावाट की क्षमता संस्थापित किए जाने की योजना है। चरण 2 में 4337 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। चरण 2 के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद चरण 3 की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। फिर आपका सेकंड आता है राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन। इसके तहत नई संस्थागत प्रणालियों को सृजित करने का लक्ष्य है। इस मिशन के अंतर्गत बड़े उद्योगों की कारगरता संवर्धित करने के लिए PAT प्रणाली सुपर एफिशिएंट उपकरण लगाने के कार्य को तीव्र करने के लिए सुपर एफिशिएंट उपकरण कार्यक्रम। फिर आपका तीसरा आता है इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन। इस मिशन दस्तावेज में अनुमानित कुल लागत 100 करोड़ रुपए परिलक्षित की गई है। यह मिशन नगरों में अपशिष्टों के प्रबंधन तथा ऊर्जा कुशलता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जल के प्रयोग में 20% तक का किफ़ायत को बढ़ावा देना लक्ष्य है इसका। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी और स्वास्थ्य जनसांख्यिकी, प्रवास और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके तहत वन भूमियों, सामुदायिक भूमि के अलावा 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन रोपण का लक्ष्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। इसके अंतर्गत हिमालयी पर्यावरण के लिए निगरानी प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे हिमालयी हिमखंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। इस मिशन का उद्देश्य नई किस्मों की ऐसी फसलों का विकास करना है जो उष्मा या बुरे मौसम के कुप्रभावों से स्वयं को बचा सकें तथा जलवायु परिवर्तन का अधिक कुशलता से सामना कर सकें। फिर आपका आता है जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से हुए दुष्परिणामों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 1972 से प्रयासरत है। जून 1972 में हुए स्टॉकहोम के पहले पर्यावरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ, जिसका 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थन किया गया। वर्तमान में 197 देशों द्वारा यह समय अभिपुष्ट है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर हुए अब तक के सम्मेलन जो हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है मानव पर्यावरण सम्मेलन। पर्यावरण पर केंद्रित यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 119 देश सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आपका आता है हेलसिंकी सम्मेलन। वर्ष 1974 में बाल्टिक सागर क्षेत्र के
समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर हेलसिंकी, कैपिटल ऑफ फिनलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तेल या अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों द्वारा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्षेत्र में सहयोग के नियमन पर बदल दिया गया है। यह समझौता 1 जनवरी सन 2000 से प्रभावी हुआ और 1974 के हेलसिंकी कन्वेंशन को निरस्त कर दिया गया। फिर आपका आता है लंदन सम्मेलन। समुद्री पर्यावरण तथा अपशिष्ट एवं अन्य पदार्थ क्षेपण निरोधक सम्मेलन, जिसे लंदन सम्मेलन कहते हैं, का आयोजन 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलयानों, वायुयानों या भस्मीकरण द्वारा अपशिष्टों के ऐच्छिक क्षेपण पर नियंत्रण करना है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय वन्य जीवन तथा प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन। यह सम्मेलन वन्य वनस्पतियाँ, जीव, जैविक तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योजना देते हैं। फिर आपका आता है वियना सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 1985 में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों से ओजोन संस्तर की सुरक्षा करना था। 1995 में संपन्न वियना सभा में ओजोन रिक्तिकारक पदार्थों पर समझौता हुआ। इस समझौते में ODS मतलब ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती एवं शर्तें विनिश्चित की गईं। फिर आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले CFC रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बाद 2 प्रमुख संशोधन किए गए। पहला है आपका लंदन संशोधन और दूसरा है आपका कोपेनहेगन संशोधन। लंदन संशोधन 1990 में किए गए इस संशोधन के द्वारा ओजोन नाशक पदार्थों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति बनी। फिर जो आपका अगला है कोपेनहेगन संशोधन 1992। इस संशोधन में पहली बार विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समयावधि निर्धारित की गई। ऐसे विकासशील देश जहां ओजोन भक्षी पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत 0.3 किलोग्राम सालाना से कम है, उन्हें विकसित देशों की अपेक्षा इन रसायनों का इस्तेमाल खत्म करने के लिए 10 वर्ष अधिक समय दिया गया। यदि संधि के प्रावधानों को संबंधित देश कड़ाई से लागू करेंगे तो 2050 तक ओजोन छिद्र स्वतः समाप्त होने की स्थिति में होंगे। फिर आपका आता है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। कनाडा के टोरंटो नगर में जून 1988 में आयोजित टोरंटो कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में स्वेच्छा से 20% कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को विकसित देशों ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि विश्व में किए जाने वाले संपूर्ण खनिज तेल के 50% भाग का उपयोग औद्योगिक स्तर पर विकसित देश करते हैं। ठीक है। अगला है आपका विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। इस सम्मेलन में अधिक सुरक्षा कोष बनाया गया जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। यह शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ, क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहते थे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप की संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1995 में पहला कॉप सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा किया गया था।
रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं, ओजोन परत की क्षति व इससे संबंधित समस्याओं, वैश्विक ताप वृद्धि, प्रदूषण की खतरनाक स्थिति तथा जैव विविधता जैसे विषयों पर गंभीर विचार मंथन हुआ। फिर आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ, जिसमें 159 देशों ने आम सहमति से हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में 6 गैसों की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्योटो प्रोटोकॉल में इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह संधि 2006 में रूस द्वारा हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुई। एक मिनट वेट करिएगा जरा। कंटिन्यू करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। दिसंबर 2012 के दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को 2020 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फिर आपका आता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना था। यह सम्मेलन 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के दौरान आयोजित हुआ। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 200 राष्ट्रों के 60,000 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 106 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाम्बो की ने की। इस सम्मेलन को पृथ्वी टू सम्मेलन भी कहा जाता है। फिर आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में नवंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। फिर आता है बाली सम्मेलन। विश्व के शिखर नेताओं, वैज्ञानिकों तथा शिष्टमंडलों ने दिसंबर 2007 में UNFCCC के इस सम्मेलन में भाग लिया। 1997 की क्योटो संधि से आगे की रणनीति के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। कोपेनहेगन डेनमार्क में 7 से 18 दिसंबर 2009 को आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP15 के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका कानकुन सम्मेलन 2010। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए UNFCCC के सम्मेलन COP15 की श्रृंखला का अगला सम्मेलन दिसंबर 2010 में मैक्सिको के शहर कानकुन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को COP16 भी कहा जाता है। फिर आपका आता है डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में वर्ष 2011 के नवंबर-दिसंबर माह में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ। Rio+20 सम्मेलन। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में वर्ष 2012 के जून माह में Rio+20 सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में विश्व के 193 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के महासचिव सा जुकांग थे। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम दिया गया। Rio+20 सम्मेलन की मुख्य थीम 2 थीं। पहली थीम थी हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण व गरीबी दूर करने के उपाय, और दूसरी थीम थी संतुलित व सतत विकास की अवधारणा को समझ लेना भी आवश्यक है। फिर आपका आता है संयुक्त राष्ट्र का दोहा सम्मेलन। कतर की राजधानी दोहा में 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2012 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विश्व के 200 देशों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को घटाकर वर्ष 1990 के स्तर से नीचे लाया जाए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का वार्सा जलवायु सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2013 का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में 11 से 23 नवंबर 2013 के दौरान आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 189 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता पोलैंड के पर्यावरण मंत्री मार्सिन कोरोलेक ने की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। कम उत्सर्जन और नवीकरण ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में 63 में से 8वें स्थान पर पहुंच गया। पर्यावरण रिपोर्ट गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई थी जो यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु परिवर्तन को आंकते हैं, जो दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने और खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक पहलू। रिपोर्ट पहले 3 स्थानों को खाली छोड़ देती है क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखता है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है। भारत ने GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई। चीन, जो जब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल के CCPI में 19 स्थान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया और नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की। अमेरिका 3 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया। ईरान 63, सऊदी अरब 62वां और कजाकिस्तान 61वें स्थान के साथ प्रदर्शन सबसे खराब रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के सही दिशा में है, जो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि अक्षय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए सही दिशा की ओर है। पिछले CCPI के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। नेट शून्य का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैसों और निकाली गई ग्रीन हाउस गैसों के बीच संतुलन हासिल करना। NDC पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। भारत ने अपने अद्यतन NDC जारी किए और अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना है। ये NDC वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विवरण पर निर्भर है। विशेषज्ञों ने भारत में जलवायु कार्यवाही के प्रति नए लक्ष्यों और राजनीतिक संकेतों का स्वागत किया है। उन्होंने एक न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा संक्रमण के महत्व के साथ साथ विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप फोटोवोल्टिक के लिए क्षमताओं की आवश्यकता पर बल दिया है। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उपराष्ट्रीय स्तर पर अधिक क्षमताओं की आवश्यकता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्य योजनाएं प्रमुख मांगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक कोयला उत्पादन के 90% के लिए जिम्मेदार 9 देशों में से एक है और इसकी 2030 तक अपने तेल, गैस और तेल उत्पादन में 5% से अधिक की वृद्धि करने की भी योजना है। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
के विशेषज्ञों ने कहा यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के साथ असंगत है। 2030 जलवायु कार्य योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य। भारत ने अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत कर दिया है। INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन स्वच्छ ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सघनता और अपशिष्ट के धनार्जन को बढ़ावा देने, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है। फिर आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग। मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द के प्रयोक्ता ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोकर हैं। ग्लोबल वार्मिंग को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। भूमंडलीय तापन मुख्यतः मानवीय कृत्यों का ही परिणाम है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या? पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा और ओजोन क्षरण। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित जीवन रक्षक ओजोन परत को नष्ट करती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। साइबेरिया क्षेत्र में वर्ष भर जमी रहने वाली मृदा परमाफ्रॉस्ट के गलने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। काला कार्बन प्रकाश का अवशोषण करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है। यह जीवाश्म ईंधनों, कोयला, पेट्रोल, जैव ईंधन, लकड़ी, उपले एवं बायोमास के अपूर्ण दहन से पैदा होता है। ठीक है। काला कार्बन की वैश्विक तापन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से लाख गुना ज़्यादा होती है। काला कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट सूर्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है। उज्ज्वला योजना जो कि लेखपाल के जो है केस बना हुआ है इतने दिन से, आज जो है उसको फाइनल कर दिया गया है। अब अगर जो आगे कोई रेट नहीं पड़ती है तो। भूरा कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाला एरोजॉल है। ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पृथक होकर पौधों एवं मिट्टी में समाहित होता है। ब्लू कार्बन वह है जो वायुमंडलीय कार्बन समुद्री एवं तटीय पारितंत्रों के मैंग्रोव वनों, लवणीय दलदलों, समुद्री घासों एवं समुद्री खरपतवारों में जमा हो जाता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं एवं सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्वास्थ्य का कुप्रभावित होना और समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है। समुद्र सतह में वार्षिक वृद्धि की दर 3 mm अनुमानित की गई है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। फिजी में समुद्र तल में 0.15 मीटर वार्षिक वृद्धि दर होने से फिजी के डूबने की संकट आसन है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय क्या हैं? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए। डीजल के विकल्प के रूप में जैट्रोफा के तेल का प्रयोग किया जाए, जिससे जो है जैट्रोफा से क्या बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है। प्रदूषण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करना,
सभी प्रकार के प्रदूषण के प्रति आम लोगों में सहमति लाई जाए। वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाए। देश अपने कुल भूभाग पर 33% क्षेत्र को वनाच्छादित करे। ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर आपका आता है जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तापमान में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि होगी, नए फसल उगाने की संभावना होगी बढ़ेगी, लंबे मौसम में परिवर्तन, CO2 में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि, त्वरित परिपक्वता दर और नमी प्रतिबल में कमी। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं? कीट प्रकोप में वृद्धि, अत्यधिक ताप की वजह से फसल की क्षति होगी, कम विश्वसनीय मौसम विज्ञान की वजह से योजना संबंधी समस्या होगी, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, खरपतवार तथा रोगों में वृद्धि, शाकनाशी और कीटनाशक की क्षमता में कमी, प्रतिबल नमी एवं सूखे के खतरों में वृद्धि होगी। फिर आपका आता है खाद्य उत्पाद पर प्रभाव। वैश्विक तापन बढ़ने से रबी फसल की उत्पादकता में कमी आएगी। मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादक में तापमान बढ़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षण की कमी से चाय की फसल में कमी आएगी। तापमान वृद्धि से मत्स्य उत्पादन में कमी आएगी। फिर आपका आता है पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव। वैश्विक तापन से पोलर बियर, एम्परर पेंगुइन, समुद्री अकशेरुकी जीवों में कमी की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से आवास विखंडन, संयोजकता ह्रास, पारितंत्र कार्य निष्पादन प्रणाली का खराब होना आदि घटनाएं घटित होंगी। जलवायु परिवर्तन से समुद्री जलस्तर में वृद्धि। वैश्विक तापन से बर्फ की चादरों का पिघलने से समुद्री जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे छोटे छोटे द्वीपों के डूबने की संभावना अधिक है। UNFCCC COP27 संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम। यह सम्मेलन 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। COP27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमति बनी है। वो कौन कौन से हैं? पॉइंट ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 ने कमज़ोर देशों को लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया था। समन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ध्यातव्य है कि कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की। अगले साल COP28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों के रूपरेखा तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहले शुरू की गई। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को एक साथ लेकर आता है,
जो अक्षय ऊर्जा को सतत विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित कर सके। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये आपका जो है पूर्णतः जो है ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं तो उसको अगर देखना होगा आप लोगों को तो PDF जो है बोल दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं जो है दे दूँगा। अब फैक्ट्स जो है नहीं लूँगा, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग भी बोर होने लगेंगे। ऑलरेडी जो है क्लास आपकी जो है 40 मिनट के आसपास की हो गई है। तो इस वीडियो पे मैं रिस्पांस देखूंगा आप लोगों का, उसके बाद ही जो है अगली वीडियो आएगी। और आप लोगों का 30 तारीख को एग्ज़ाम भी है, तो आपको जो है एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।